press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेनगुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। आज का जो वीडियो है ये एग्रीगेट डिमांड का ही नेक्स्ट टॉपिक है। जो एग्रीगेट डिमांड हम पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा रहे थे उसी का मेज़रमेंट बता रहे हैं। आज का जो वीडियो है ये मेज़रमेंट के बारे में है। देखिए यहाँ लिख दिए हैं डिफिनीशन। क्या लिखे हैं? एडी इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? एडी को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? एग्रीगेट डिमांड को हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर के रूप में मेज़र किया जाता है। ठीक है, इसका दो डिफिनीशन और यहाँ लिख दिए, एक इंग्लिश में लिख दिए, एक हिंदी में लिख दिए। ये शॉर्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। देखिए क्या है? पहला, एडी इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरा वही है, एडी रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर that the residents of a country are ready to incur on the purchase of goods and services given their level of income। या हिंदी में सामूहिक मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने के लिए तैयार है। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ यही है कि एडी को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। एडी को हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर के रूप में मेज़र किया जाता है। जब हम लोग जाते हैं मार्केट में और हम लोग जब कोई वस्तु का मांग करते हैं, हम लोग करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से किया जाता है या कोई फर्म करता है, तो क्या होता है? जब हम लोग मार्केट में किसी वस्तु का मांग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर खर्च करते हैं। मांग करने का क्या मतलब है? उस पर खर्च करते हैं। तो इसलिए मांग को किस रूप में व्यक्त करते हैं? खर्च के रूप में। और जब हम लोग खर्च करते हैं, जैसे मार्केट गए, कोई सामान खरीदे, तो हम लोग तो खर्च किए, लेकिन जो सामान को बेच रहा है वो क्या हो गया? उसके लिए मेरा खर्च उसके लिए आय बन गया, मेरा एक्सपेंडिचर उसके लिए इनकम बन गया। यानी कि जो कुल मांग है और कुल व्यय है और कुल आय, तीनों एक दूसरे का पूरक है। हम लोग कुल मांग को जैसे कुल व्यय में बताते हैं, कुल व्यय को कुल आय के रूप में भी बता सकते हैं। ये तीनों ही एक ही चीज़ है, डिफरेंट रूप में है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? टोटल एक्सपेंस के रूप में मेज़र करते हैं। और जो हम लोगों का टोटल एक्सपेंस है, जो हम लोग मार्केट में जाते किसी वस्तु का मांग करते, वही हमारा टोटल एक्सपेंस है। और जब हम उसके लिए खर्च करते हैं तो जो बेच रहा है उसके लिए क्या हो गया? वो इनकम हो गया। माने एक आदमी का जो एक्सपेंस होता है वो दूसरे आदमी का इनकम होता है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जा रहे हैं, टीचर का सर्विस ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब तो क्या करते हैं? आप वहाँ पर जाके ट्यूशन फीस देते हैं, पे करते हैं, तो आपका जो खर्च हुआ वो क्या हुआ? टीचर का इनकम हो गया। तो एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति का आय होता है। तो कुल व्यय को कुल आय भी बोल सकते हैं और कुल मांग को कुल व्यय भी बोल सकते हैं। ये सारा एक दूसरे के बीच में रिलेटेड टर्म्स है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AD इक्वल्स टू C प्लस आई। ठीक है, C प्लस आई। यहाँ C क्या है? AD तो एग्रीगेट डिमांड है। C क्या है? C यहाँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर है या कंजप्शन डिमांड जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, और I क्या है? इन्वेस्टमेंट डिमांड है। इन्वेस्टमेंट डिमांड है। ठीक है, या तो हम पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करते हैं, उस वस्तु का उपभोग करते हैं, या पूंजी निर्माण में होते हैं, सहायक होते हैं। तो क्या होता है? एडी इक्वल्स टू कंजप्शन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड, ये दोनों का टोटल को हम लोग एडी बोलते हैं। ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी का है। ठीक है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी में ऐसे हम लोग एडी निकालेंगे। और ओपन इकोनॉमी में कैसे निकालेंगे? एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, सी तो पता ही है कंजप्शन डिमांड है, आई क्या है? इन्वेस्टमेंट डिमांड है, और जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंस है। या जी इक्वल्स टू जी गवर्नमेंट
एक्सपेंडिचर या इसको गवर्नमेंट डिमांड भी बोल सकते हैं। एक्स क्या है, एक्सपोर्ट है, और एम क्या है, इंपोर्ट है। ठीक है, एक्स माइनस एम को हम लोग क्या बोलते हैं, एन एक्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध निर्यात। नेट एक्सपोर्ट या शुद्ध निर्यात, हिंदी में यहाँ लिख दिया है नेट एक्सपोर्ट या शुद्ध निर्यात। ये किसका है, ये ओपन इकोनॉमी का है। ठीक है, ठीक है। देखिए, वस्तु का मांग कौन करता है, वस्तु का मांग या तो हम लोग करते हैं, ठीक, या गवर्नमेंट सेक्टर से किया जाता है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म, इन सबों के द्वारा जो वस्तुओं का मांग किया जाता है उसके लिए खर्च करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड जिसको किसको कहते हैं, जो किसी हाउस होल्ड, फर्म या गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जो किसी वस्तु का मांग किया जाता है, कुल मांग को, उसको हम लोग कैसे मापते हैं, टोटल एक्सपेंस में मापते हैं। ये यहाँ लिख दिए हैं, इसका ऐसे दिया रहेगा, दे दिए। देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है, और ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और x माइनस एम, जिसको x माइनस एम को NX कहते हैं, जिसको नेट एक्सपोर्ट या शुद्ध निर्यात भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम लोग एक एग्रीगेट डिमांड का एक शेड्यूल बनाएंगे और उसका एक ग्राफ बनाएंगे। ये एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है, कुछ नहीं, वही वाला लिख देना है, AD इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस NX, या इसको x माइनस एम, ये कंपोनेंट है। क्या क्या कंपोनेंट है, इसमें चारों कंपोनेंट को लिख देना है। C क्या है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। GI क्या है, इन्वेस्टमेंट है। G क्या है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर है, और NX क्या है, नेट एक्सपोर्ट, जो इसके पहले बता चुके हैं, शुद्ध निर्यात जिसको बताए थे, नेट एक्सपोर्ट या x माइनस एम, हाँ, x माइनस एम है, और x क्या है, एक्सपोर्ट है, और m क्या है, इंपोर्ट है। ठीक है, जब कंपोनेंट पूछेगा तो यही चारों कंपोनेंट को लिख देना है। अब एक बता रहे हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। देखिए, ये सारा टर्म जो माइक्रो में हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें डिमांड फंक्शन पढ़े थे, बस ये मैक्रो है और इसमें एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में सिर्फ हम लोग एग्रीगेट डिमांड को किससे देखते हैं, इनकम लेवल से देखते हैं, यानी कि ED इक्वल्स टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ Y। ठीक है, और AD में और इनकम लेवल में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। AD में और इनकम लेवल में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा, इनकम का लेवल इकोनॉमी में बढ़ते जाएगा, कुल मांग की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इनकम लेवल घटते जाएगा, कुल मांग की मात्रा भी क्या होती है, घटते जाती है। ठीक है, तो AD क्या है, फंक्शन ऑफ Y। AD में और इनकम लेवल में कैसा संबंध होता है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, जैसा कि हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं
क्या बताए हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ इनकम लेवल। जैसे जैसे आदमी का इनकम बढ़ता है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है, और इनकम घटने पर एग्रीगेट डिमांड घटता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जीरो इनकम होने पर भी एग्रीगेट डिमांड जीरो नहीं होता है। अगर हम लोग कुछ नहीं भी कमा रहे हों तो भी हम लोगों को जीवन यापन के लिए, जो हम लोग के सर्वाइवल के लिए कोई चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है उस पर हम लोग को खर्च करना ही पड़ता है, चाहे हम लोग कमा रहे हों या नहीं कमा रहे हो। ठीक है, अगर हम लोग के पास पैसा है तो हम लोगों को जो मेरा बचत है, जो सेविंग्स है, उसको खर्च करना पड़ता है या उधार लेके खर्च करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि सर्वाइवल के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो हम लोग कमाएं या नहीं कमाएं, खाना है, दवाई है या कोई भी चीज़ है, वो सारा चीज़ हम लोगों को चाहिए ही होता है। जीरो इनकम पे भी कहने का यही तात्पर्य है कि जीरो इनकम लेवल पर भी एडी जीरो नहीं होता है, जिसका एग्जाम्पल आप कोरोना काल से आराम से समझ सकते हैं कि कोरोना काल में इनकम ख़त्म हो गया था आदमी का, फिर भी आदमी क्या करता, जो लोग तो पैसा बचा के रखा है वो लोग पैसा सेविंग को अपना यूज़ कर रहा था, या जिन लोग के पास पैसा नहीं वो लोग उधार ले करके डोनेशन पे या किसी भी तरह अपना सर्वाइवल जीने के लिए खर्च कर रहा था। ठीक है, तो इसको अब हम लोग एडी शेड्यूल एक बना लेंगे और इसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ इनकम ले लेते हैं और यहाँ एडी ले लेते हैं। ठीक है, इनकम को हम लोग जीरो से शुरू करते हैं और 10, 20, 30, 40, 50 तक जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए, ख्याल रखिएगा कि यहाँ इनकम लेवल जीरो नहीं होगा। ठीक है, इनकम जीरो होने पर भी एडी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, जीरो इनकम पर भी एडी कितना है, 20 है। 10 इनकम होने पे इसको करोड़ में लिख दीजिए इनकम, और इसको भी करोड़ लिख दीजिए। ठीक है, क्या हो रहा है कि कुल मांग क्या है, ये कुल खर्च भी है। ठीक है, इसलिए करोड़ में लिखा है। जीरो इनकम होने पे 20 है, 10 होने पे 25, 20 होने पे 30, 30 होने पे 35, 40 होने पे 40, 50 होने पे 45। ठीक है, इसका अब एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ देखिए इनकम है और यहाँ एडी लिए हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, ये देखिए जीरो से चला गया मेरा वाई और 20 से चला गया मेरा एडी का कर्व। कहाँ कटा, ये ई। ठीक है, ई बिंदु पे जहाँ पर मेरा 40 देखिए, जहाँ मेरा इनकम और एक्सपेंस एक बराबर हो जा रहा है, ये ई है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये हम बाद में फिर डिटेल से आपको बताएंगे। अभी इस शेड्यूल को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए शेड्यूल को ध्यान से देखिए, क्या हम किए हैं, जीरो इनकम पे मेरा खर्च कितना है, 20। अभी हम क्या आप लोगों को बता रहे थे कि मेरा इनकम हो या ना हो, हम लोगों को खर्च जीने के लिए करना ही पड़ता है। भोजन है या दवाई है, ये सब, या और भी बहुत सारी चीज़ है जो हम लोगों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उस पर हम लोगों को खर्च करना ही पड़ता है। तो इस स्थिति में देख लीजिए आप, ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो लेवल आप देख रहे हैं वहाँ क्या है, इनकम और एक्सपेंस। इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है। इनकम कम है, एक्सपेंस कितना है, ज़्यादा है। देखिए, ठीक है, और इसके बाद जब हम लोगों का इनकम लेवल 40 हो जाता है, उस समय एक्सपेंस क्या होता है, बराबर हो जाता है, द पॉइंट ई जो हम लोग बता चुके हैं। इसके बाद जब जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है, लेकिन खर्च क्या हो रहा है, देखिए इससे आगे भी अगर हम बढ़ाएंगे, 50 को 60 करेंगे तो ये 50 होगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है इनकम तो बढ़ रहा है जिस रेशियो से, उस रेशियो से एक्सपेंस नहीं बढ़ता है। पहले ध्यान दीजिए, पहले इनकम कम था, कुल खर्च ज़्यादा था, बाद में
इनकम और खर्च क्या हो गया, बराबर हो गया। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इनकम जिस रेशियो से बढ़ रहा है, खर्च उस रेशियो से नहीं बढ़ रहा है। कहाँ, एट द पॉइंट ई के बाद जिस रेशियो से मेरा खर्च इनकम बढ़ रहा है, उस रेशियो से खर्च नहीं बढ़ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैसे को सेविंग करने लगते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को बाद में काम आता है। अब हम लोग कुछ पैसे को क्या करते हैं, या तो इन्वेस्ट करते हैं या इसको क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। तो ये देखिए ई पॉइंट के बाद क्या है, मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे चला जा रहा है थोड़ा, और इनकम का कर्व कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो है मेरा सेविंग का पार्ट है। यहाँ हम लोगों का जो रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम है आफ्टर ई, आफ्टर यहाँ लिख दे रहे हैं पॉइंट ई, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज, देखिए क्या है, आफ्टर पॉइंट ई रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर और एडी। या एडी, ठीक है। और ई पॉइंट के पहले, एट पॉइंट ई क्या था, इनकम किसके बराबर था, एक्सपेंस के बराबर था, ठीक है। एंड बिफोर पॉइंट ई क्या था, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम से ज़्यादा क्या था, हम लोग का खर्च था। रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर एडी। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, क्या बताए हैं एग्रीगेट शेड्यूल में, इसके पहले हम क्या बताए थे, एडी इज द फंक्शन ऑफ इनकम। क्या बताए थे, एडी जो है वो जैसे जैसे प्राइस लेवल, सॉरी, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है इकोनॉमी में, परचेजिंग पावर आदमी के हाथ में बढ़ता है, वो उसी तरह वो मांग ज़्यादा करेगा। मेरे हाथ में ज़्यादा परचेजिंग पावर रहेगा, तुम ज़्यादा सामान खरीदेंगे ना। इसी तरह जब पूरा इकोनॉमी में नेशनल इनकम है, इनकम लेवल जब बढ़ जाता है, पर कैपिटा इनकम जब बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि परचेजिंग पावर आदमी के हाथ में बढ़ जाता है और वो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा करता है, ठीक है, ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होता है ये। लेकिन ये भी है कि जब इनकम लेवल जीरो भी रहता है, फिर भी हम लोगों को कुछ ना कुछ डिमांड होता ही है, क्योंकि जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी सामान है वो तो हम लोग को खरीदना ही पड़ता है, चाहे हम लोग अपने सेविंग से खरीदें या हम लोग उधार लेकर के खरीदें, ठीक है। तो ये डिमांड शेड्यूल में दिखा दिए हैं कि जीरो इनकम लेवल रहने पर भी हम लोगों का एडी क्या होता है, 20 है, यानी कि हम लोगों को कुछ इकोनॉमी में जीरो इनकम लेवल रहने पर भी एग्रीगेट डिमांड होता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, इनकम क्या हो जाता है, एक्सपेंस के बराबर हो जाता है। यहाँ रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ देखिए इनकम 30 है, यहाँ 35 है, 20 है तो 30 है, मतलब इनकम से ज़्यादा हम लोगों का खर्च है। बाद में इनकम और खर्च बराबर हो जा रहा है एट द पॉइंट ई। और इसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ज़्यादा हो जा रहा है एक्सपेंस से। ये जो पैसा हम लोग का आय से खर्च कम हो जा रहा है, जो पैसा हम लोग को बच रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं। तो ये जो है हम लोगों का आफ्टर पॉइंट ये प्लस एस लिख दिए, ये सेविंग का समय है, और ये माइनस एस कर दे रहे हैं, ये क्या है, या तो हम लोग अपने बचत को खर्च करते हैं या हम लोग उधार लेके खर्च करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे और इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, मेरे वीडियो के साथ देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब